हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी नई मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में वज्र गुणन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 3 प्रकार के सॉल्यूशन, जिनको हल कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, जिसे हम कोई हल नहीं कहते हैं। और तीसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल। ठीक है, तो इस तरह से इन कंडीशंस में केवल जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसे हम हिंदी में अद्वितीय हल कहते हैं, उसी के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, वज्र गुणन विधि का उपयोग करके हमारे क्वेश्चन को हल करना है। आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, और दूसरा दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहली टर्म होती है, जहां हम देखेंगे कि यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ा हम इसको जूम करके देखते हैं। देखिए यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में जब हम तुलना करते हैं तो x के आगे वाली टर्म a1 कहलाती है, y के आगे वाली टर्म b1 कहलाती है, और जो लास्ट टर्म बचती है उसको हम c1 कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें नीचे की, तो नीचे की x के आगे वाली टर्म जो होती है वो कहलाती है a2, y के आगे की जो टर्म होती है वो कहलाती है b2, और लास्ट टर्म जो होती है वो कहलाती है c2। इस तरह से हम हमारी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमको a1, b1, c1, a2, b2 और c2 इनकी वैल्यू हमको मिल गई है। तो सबसे पहले हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम हमारे पुराने चार्ट में देख चुके हैं। इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जिनको हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ आगे कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, और नीचे था 3, तो हमने लिख दिया इसको 1/3। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें b1/b2 की। ठीक है, तो यहाँ पर जो था आगे -3 था। ठीक, और नीचे देखें तो नीचे माइनस का 9 है, तो हम देखेंगे सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आंसर आ गया। अब यहाँ पर -3 है अगले में, और यहाँ -2 है, इसको हमने c1/c2 नाम दिया है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। अब जैसा कि हम इसमें देखें तो पहली टर्म 1/3, सेकेंड टर्म 1/3, पर थर्ड टर्म 1/3 नहीं है। मतलब 2 तो इक्वल है पर तीसरी नहीं है। अब हमने जो टेबल में पढ़ा था, समझा था, उसमें जाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे इसमें। तो हम इसमें देखते हैं, हमने देखा था कि पहले में आंसर 1/3 आया था, दूसरे में भी 1/3 आया था, तो 2 तो इक्वल हो गए थे, पर थर्ड वाला इक्वल नहीं हुआ था, क्योंकि उसका आंसर 3/2 था।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होता है उसको देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो, तो इसमें लाइन आती है पैरेलल, जिसको हम हिंदी में समांतर कहते हैं। तो हम हमारा आंसर क्या लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे हम देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दिए गए हल में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हैं। Therefore, they will not be intersect each other at, and thus there will not be any solution for this equation। तो हमें इसमें दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका आंसर देना है। जैसा कि अब हम स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो जो कि वज्र गुणन कहलाती है, वो केवल यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं उसी में फॉलो की जाती है। अदर किसी कंडीशन में हम सवाल को ऐसे लास्ट में लाइन लिखकर, जो कि हिंदी में क्या होती है कि अतः समीकरण का हल समांतर रेखाएं हैं, अतः ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इस तरह से हम लाइन लिखकर इस सवाल को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। जैसे कि हमने कंपैरिजन करना सीखा था, तो यहाँ हम देखेंगे कि x के आगे क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हमने a1 की वैल्यू 2 रख दी। नीचे x के आगे क्या है, 3 है, तो हमने a2 की वैल्यू 3 रख दी, तो a1 और a2 की वैल्यू फाइंड हो गई। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो आगे क्या होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया b1 की वैल्यू। ऐसे ही नीचे प्लस का 2 है, तो हमने 2 रख दिया। ठीक है, इधर की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था उधर कि पहले 5 को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, तो इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 5। ऐसे ही इस 8 को उठाकर भी हमको यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का 8। तो ये C1 और C2 की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग की दो टर्म आपस में बराबर है। तो देखें यहाँ पर 2 और 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है। ऐसे ही 1/2 में 1/2 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसका पहला भाग दूसरे भाग के बराबर नहीं है। अब जैसे कि ऐसी कंडीशन जब होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस परिस्थिति में हम कहते हैं कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसमें क्या रूल फॉलो होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि का उपयोग इसमें किया जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें। तो देखते हैं हम इसमें, हमने पहले लिखा कि दोनों पोर्शन आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि दोनों समीकरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि इंग्लिश में वर्जन में लिखा हुआ है देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, यूनिक पॉइंट, एंड दस विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तब समीकरण का अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो हम उसे किस मेथड से सोल्व करेंगे, उसे हम सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है x = x/b1c2 - b2c1 = y/c2
C1A2 माइनस C2A1 इक्वल 1/A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, पर नॉर्मली अगर इसको याद करना है, क्योंकि यह इतना बड़ा याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका सिंपल सा फंडा है याद करने का, जो कि इस तरह से है। हम सबसे पहले लिखेंगे x और उसके अपॉन में लिख देंगे BC माइनस BC। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 2 2 1। देखिए हमारा पहला फंक्शन पूरा बन गया एज इट इज़। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं y की। हम लिखेंगे y अपॉन में नीचे लिख देंगे CA माइनस CA। अभी CA क्यों लिखा, क्योंकि हमने पहले लिखा था BC, तो BC C के बाद क्या आता है A, क्योंकि A B C के रूप में है ये टर्म। तो पहले हमने BC लिखा, अब CA लिखेंगे, फिर वही नंबर हमारा 1 2 2 1। ठीक है, ऐसे ही अब लास्ट टर्म बची, तो चूँकि ये x और y में होता है, तो लास्ट टर्म हम लिख देंगे ऊपर में 1 और नीचे लिख देंगे AB माइनस AB। इसमें वही 1 2 2 1। इस तरह से हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। जब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा तो हम देखेंगे B2। तो देखिए B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो हमने 2 लिख दी। ठीक है, पहले आपको एक तरीका सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें हमने लिखा x अपॉन, पहले लिखा B2, तो B2 की वैल्यू क्या है 2 है। फिर C2 की वैल्यू क्या है, सॉरी इसमें देखिए हमको टर्म दी गई है x अपॉन B1 C2, तो B1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू है -8। ठीक है, फिर माइनस B2 मतलब क्या 2 और C1 मतलब क्या -5। ठीक है, तो 8 1 जा 8, देखिए -8 आ गया। अब ऐसे ही 2 5 जा 10, पर ये 10 का है माइनस का, और बाहर भी माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम y को भी सोल्व कर लेंगे। इसके नीचे C1A2 माइनस C2A1 है, तो आपकी ये टर्म बन जाएगी। ऐसे ही इधर 1 के अपॉन में A1B2 माइनस A2B1 है, तो यहाँ भी ये टर्म बन जाएगी 4 - 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए हम आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर -8 है। ठीक है, और इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 10, तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। देखिए x के अपॉन में 2 आ गया। अब जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर ये जो 15 है ये माइनस का है। 15 का है ये माइनस का। ठीक है, तो 16 में से 15 गए, तो कितना बचा 1, तो y के बटे में क्या जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ 4 में से 3 गया, तो क्या बचा 1, तो 1/1 मतलब क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम x/2 को इस 1 के बराबर लिखते हैं, तो हमने लिखा x/2 बराबर 1, तो इसके बटे में 2 है, इस 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब ऐसे ही हम y को भी इस 1 के बराबर ले लेते हैं, तो हम लिख देंगे y अपॉन 1 इक्वल 1। ठीक है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, 1 एकम 1, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पर ये मेथड में कब फॉलो होती है, ये वज्र गुणन विधि कब उपयोग में आती है, जब समीकरण का अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। और यूनिक सॉल्यूशन की पहचान कैसे होगी कि स्टार्टिंग के 2 मान आपस में कभी बराबर नहीं आएंगे। इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है 3x - 5y = 20
और अगली क्वेश्चन है 6x माइनस 10y इक्वल 40। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 जो कि ऊपर दिया गया 3, हमने 3 लिख दिया। a2 की वैल्यू 6 है। ऐसे ही b1 की वैल्यू माइनस का 5 है और b2 की वैल्यू माइनस का 10 है, जो कि यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले हमको इस 20 को इधर लाना पड़ेगा, तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो c1 की वैल्यू हो गई माइनस का 20। ऐसे ही इस 40 को भी इधर लाना पड़ेगा हमको, तो इसकी वैल्यू भी हो गई माइनस का 40। तो ये हो गया हमारा c1 c2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आंसर आ गया। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आंसर आ गया। इधर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि पहले का आंसर भी 1/2 आया, सेकेंड का भी 1/2 आया, थर्ड का भी 1/2 आया। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो गई, जिसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, ये जो लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट, जिसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, हमने इसकी लाइन देखते हैं। देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ लाइन विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर, द लाइन विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर जो लाइन है वो एक दूसरे पर इस तरह से समाहित हो गई है कि हमारी हर लाइन दूसरी लाइन को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये जो हल है वो कहलाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत अनेक हल। और जब अनंत अनेक हल होता है तो उस समीकरण को हम सॉल्व नहीं करते हैं और यही हमारा हल खत्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें बाकी बचे हुए सवाल हमारी बुक में क्वेश्चन देखकर करना है और उनके हल निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी सभी सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। उनके प्रश्न जो कि यहाँ पर हमको दिए गए हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे यहाँ पर हिंदी वर्जन क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिन्हें हम आसानी से सॉल्व हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इसमें देख लें और आपकी बुक्स में देख लें और उन सवालों को हमारी समझाई गई विधि के द्वारा, जिस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि, इस विधि से हमको हल करना है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के हल होते हैं। पहला होता है अद्वितीय हल, दूसरा हल होता है जिसका कोई हल नहीं है, और तीसरा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस तरह से हमको केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही वज्र गुणन विधि का उपयोग करना है और मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये होमवर्क है सभी का, आपको इनको हल करना है। ठीक है, थैंक यू।